कितना टाइम लगा सेक्शन 8 कंपनी रिवाइज करने में? मुश्किल से 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, मेजर मेजर पॉइंट्स अपन ने कर ही लिए हैं। ठीक है, अब सर देखो, यदि मैं डोरमेंट कंपनी की बात करूंगा, यदि मैं डोरमेंट कंपनी की बात करूंगा तो सर सबसे पहले समझो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। एक बार खुशबू इनको पढ़ ले एक एक करके, तो पहले ये समझते हैं। Significant accounting transaction means any transaction other than payment of fees by a company to the registrar. आगे। Payments made by payments made by it to fulfill the requirements of this act or any other law, allotment of shares to fulfill the requirements of this act, and payments for maintenance of its office and record. देखो, यदि कंपनी, जो भी कंपनी है, वो अपन ये चेक करना चाहते हैं कि वो जिंदा कंपनी है या मरी हुई कंपनी है। ठीक है, मैं जस्ट आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। लेमैन लैंग्वेज का मतलब होता है एक आम भाषा में, एक नॉर्मल आदमी, आम इंसान को जैसे समझाया जाता है कि वो, यदि हमें ये चेक करना है कि ये कंपनी सही में जिंदा कंपनी है या ऑलमोस्ट कोई इसका विशेष काम नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करती है या नहीं करती है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है हाँ, जिनकी सही में कुछ इंपॉर्टेंस हो। अब दर्श जैन की जो, मान लो इसकी कोई फ्रेंड ही है, गर्लफ्रेंड है, तो वो इसकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब याद रह जाएगा सिग्निफिकेंट। यस सर, सर आप मेरे पे ही क्यों बम फोड़ते हो सर? क्योंकि तू ही सामने दिखता है इसलिए। ठीक है, तो अब सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सर इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए वेदर कंपनी सही में इन कुछ क्रियाकलाप कर रही है या नहीं कर रही है, एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा यदि कंपनी ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो हम उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये 4 ट्रांजैक्शन करके वो बोलती है कि देखो हाँ मैं जिंदा कंपनी हूं, मेरा मैं तो एक्टिव हूं, नहीं। ये 4 तो आपको करने पड़ रहे हैं, इनके बेसिस पे हम नहीं मानेंगे कि आप जिंदा कंपनी। क्या क्या? कि सर सबसे पहला कि पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। सर एक कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अलग अलग समय पे अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी फीस है वो भरनी पड़ती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई चेंज हुआ है तो वो अपडेट कराने के लिए या मतलब अपना रिकॉर्ड या जमा कराएगी और साथ में फीस भरेगी। आरओसी आपके लिए फ्री में तो अपडेशन करेगा नहीं उसके रिकॉर्ड में, क्योंकि आप उसके काकोसा नहीं हो। ठीक है, तो अब सर रजिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर एनुअल जनरल मीटिंग, सर आपका कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो सर वो भी यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। मतलब कंपनी में छोटी छोटी बातों के लिए कोई ना कोई चेंज करना पड़ता है। आप अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आप चेंज करना चाह रहे हो, आपने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया, सर आप एमओए, अमेंडेड एमओए को यहाँ पर फाइल कर रहे हो, तो सर आपको यहाँ पर फीस भर के और यहाँ पर अपडेटेड डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा। तो सर कंपनी को आरओसी के साथ में बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बहुत सारी फीस भरनी पड़ती है। कंपनी कहती है कि देखो मैंने आरओसी के साथ में फीस भरी है इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया, इंपॉर्टेंट नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, वो तो आपसे लीगली करवाया जा रहा है। नहीं तो आप कर, नहीं तो फिर अदरवाइज लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप पूरा करते ही नहीं। सेकेंड, सर पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। सर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या कोई भी दूसरा कानून, जैसे आपकी कंपनी कोई फैक्ट्री चलाती है तो फैक्ट्रीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, जैसे कि अपने वर्कर्स की सुरक्षा के लिए आपको कुछ स्पेशल इंतजाम करने पड़ रहे हैं क्योंकि हैजार्डस सब्सटेंस बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने किया। सर ये तो आपसे लॉ ने करवाया है। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। कई बार कुछ लोगों को आपको शेयर्स कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अलॉट करने पड़ते हैं। मान लो आपने लिखा कि हमारे हर डायरेक्टर के पास में कम से कम एक शेयर तो होना ही चाहिए, वो हमारा शेयर होल्डर होना चाहिए, तो ही हम उसको डायरेक्टर बनाएंगे। तो सर कई बार आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी
शेयर्स अलॉट करने पड़ जाते हैं। तो सर इफ यू हैव अलॉटेड सम शेयर्स टू सम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, on the basis of that it cannot be taken that company has done a significant accounting transaction. No. Payments made for maintenance of company's office and records, कंपनी का ऑफिस मेंटेन करने के लिए या कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यदि कंपनी को कोई खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे कि सर ऑफिस के लिए किराया भरना पड़ रहा है, या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक वो कहते हैं ना क्लर्क लग रहा है, या फिर रिकॉर्ड्स प्रिंट करके हम रख रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज लग रही हैं। सर जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में खर्चा हो रहा है या फिर कंपनी का ऑफिस का चलाने में जो भी खर्चा हो रहा है, हम उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तो फिर सर इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। इसके अलावा कोई भी खर्चा हुआ है तो हम उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है जी, नंबर 1 बात। तो सर अलावा क्या, कि सर मान लो इस कंपनी ने कुछ मशीनरीज खरीदी हैं 10 लाख रुपए की, क्या इन चारों में से आ रहा है? नहीं सर, ना तो वो रजिस्ट्रार को फीस के लिए पेमेंट है, ना कोई कंपनीज एक्ट या दूसरे कानून की रिक्वायरमेंट के लिए हमने पेमेंट किया है, ना तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, और ना ही पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। तो सर ये मानेंगे हम, हाँ इसने मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, ये एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। कोई और रॉ मटेरियल खरीदा, ये एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रही है बात? यस। तो सर सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट। दर्ज जैन के लिए जैसे कोई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ठीक है, चेहरा लाल हो गया दर्ज जैन का, ऐसे मत कर यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन समझ लिया कि सर इन चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन है तो फिर वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। अब आ जाओ इनएक्टिव कंपनी क्या होती है उसको समझते हैं। खुशबू पढ़। Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. ठीक है सर, एक इनएक्टिव कंपनी किसको बोलेंगे? सर हम इनएक्टिव कंपनी उसको बोलेंगे which has not been carrying on any business or operation, जो कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही है, और has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा चल रहा है सर? 26-27। तो यानी कि 24-25 और 25-26 में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो फिर हम उस कंपनी को क्या बोल सकते हैं? इनएक्टिव कंपनी। या फिर किसको? जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रही है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। और सब में और लगा हुआ है, कोई भी एक हो जाएगा ना तो भी आप उसको इनएक्टिव कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एकदम से नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इनएक्टिव कंपनी मींस एज पर सेक्शन 455 में ही डिटेल्स आई हुई हैं। ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी जो कोई बिजनेस या ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रही है, या फिर और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सर जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं पास किया है, और सर ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए विच इज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सर हर कंपनी को, हर इंडिविजुअल को अपना फाइलिंग करना पड़ता है ना, एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस सर, तो करना पड़ेगा, कंपनी को भी करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कंपनी है जिसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, और एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है। ठीक है,
तो फिर वो सिग्निफिकेंट अकाउंट, तो फिर वो इनएक्टिव कंपनी कहलाने लग जाएगी। या तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया है, या फिर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या फिर जो अभी बिजनेस या ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर रही है। तो वो कैसी कंपनी? सर नाम में ही आंसर छुपा हुआ है ना, इनएक्टिव कंपनी है, एक्टिव ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन डॉर्मेंट कंपनी को। अपने को सबसे पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन समझना पड़ा, क्योंकि इनएक्टिव कंपनी में वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन काम में लिया हुआ है। उल्टा क्यों चल रहा हूं? क्यों? अब इनएक्टिव कंपनी समझ लिया ना, तो अब डॉर्मेंट कंपनी समझ सकते हैं, क्योंकि डॉर्मेंट कंपनी में वर्ड इनएक्टिव कंपनी काम में लिया हुआ है। ठीक है, अब पढ़ो डॉर्मेंट कंपनी, खुशबू। Dormant Company Section 455, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. ठीक है सर। सर एक ऐसी कंपनी, मान लो हमारा दर्श जैन है, ठीक है, दर्श जैन ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी खूब पढ़ाई की, इसके पिताजी इसके इसके पीछे बिल्कुल ध्यान देते हैं, और इसके पीछे हमेशा एक डंडा रखा, इसके लिए फ्यूचर में प्लानिंग करी, और जहाँ इसके कदम लड़खड़ाए वहां इसको सहारा दिया, जहाँ ये मस्ती मोड में आया इस पे डंडा रखा, और इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के ही माने। ठीक है सर, बन गया ये, ठीक है, इसने भी मेहनत करी, पापा ने भी पूरा ध्यान रखा। अब लेकिन क्या हुआ, इसके ड्रीम्स अलग थे। इसने कहा मैं कोई है ना सीए की प्रैक्टिस में नहीं जाऊंगा, या मैं कोई बिग फोर या लॉ फर्म में, बिग फोर फर्म में, डेलॉयट में या फिर अर्नस्ट एंड यंग में मेरा को काम नहीं करना है, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सीए कर ली, मेरे काम ही आएगी, आपने कराई मेरे को बहुत अच्छा, लेकिन मैं बिजनेस करूंगा। पापा ने भी कुछ नहीं कहा, हाँ कुछ भी कर यार, तू अपना, अब सेफ जोन में आ चुका है, सीए बन गया है, तो ये अपना ब्रेड एंड बटर तो खुद कमा ही लेगा कहीं से भी। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसने कहा मैं बिजनेस करूंगा। कि सर क्या बिजनेस करेगा? कि मैं मुझे फ्यूचर में अभी थोड़ा प्लानिंग में टाइम लगेगा, मुझे फ्यूचर में आज से 1-1.5 साल बाद, मान लो 1.5 years बाद, मुझे XYZ काम के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिसिन की एजेंसी लेना चाहता हूँ, मेडिकल फील्ड में बहुत पैसा होता है, कंपनी से मेडिसिन खरीदूंगा सिप्ला की और आगे बेचूंगा तो मुझे बीच में मुनाफा होएगा, मैं मेडिसिन की एजेंसी लेना चाहता हूँ, मेरा तो वही ड्रीम है, मैं तो वही काम करूंगा। ठीक है, तो सर मेडिसिन की एजेंसी लेने के लिए सर, या मेडिसिन का काम करने के लिए सर, उसको एक कंपनी फॉर्म करी कि मेरे को 1.5 साल बाद कंपनी की जरूरत पड़ेगी, और मैं मेडिसिन की फील्ड में मैं अपना कोई मॉलिक्यूल भी डेवलप करना चाहता हूँ। मॉलिक्यूल मतलब ओवर द टाइम रिसर्च करके मैं अपना, एक तो मेडिसिन की एजेंसी लेके खरीदना बेचना चाहता हूँ, दूसरा मैं रिसर्च करके अपना मॉलिक्यूल भी डेवलप करना चाहता हूँ। तो सर इसको अभी तो रिसर्च का काम चल रहा है, मॉलिक्यूल वगैरह डेवलप हो रहा है, दवाइयां इतनी आसानी से थोड़ी बनती है, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए और रिसर्च लगती है उसमें। ठीक है, इसने एक कंपनी, जब कोई आदमी कोई मॉलिक्यूल डेवलप कर लेता है बहुत सारी रिसर्च के बाद में, तो उसको फिर पैटेंट कराता है या नहीं कराता है बताइए? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सुना है ना आपने? पैटेंट मतलब जो मैंने दवाई खोजी है, कल को कोई और भी उसको डिकोड करके बना के बेचने नहीं लग जाए, मेहनत तो सारी मेरी लगी है। ठीक है, तो उस पेटेंट्स को होल्ड करने के लिए या भविष्य में कोई काम करने के लिए आप अभी से कंपनी खोल के बैठ गए हैं कि आगे जरूरत पड़ेगी, ये पेटेंट इस कंपनी में डाल के इस कंपनी के थ्रू मैं अपना धंधा करूंगा। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, भविष्य में जरूरत पड़ेगी, बस आप कंपनी खोल के बैठ गए हैं। सो वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड द एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई एसेट होल्ड करनी है आपको उस कंपनी फॉर्मेट में, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होल्ड करनी है जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसको होल्ड करके रखना है आपको, इसलिए आपने अभी से कंपनी खोल ली। ठीक है, नंबर 1, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, अंडर दिस एक्ट और
a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transactions. सर ये तो है ही नहीं, इनके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। सिग्निफिकेंट ये सब बातें चलती है, लेकिन इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अभी से बना ली गई है या फिर केवल कुछ एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है और उस कंपनी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो या तो ऐसी कंपनी सच अ कंपनी जिसके बारे में अभी ये 3 लाइनों में सीखा, और या फिर कोई एक इनएक्टिव कंपनी जिसके बारे में हमने नीचे सीखा, जिसने पिछले 2 सालों में फाइल नहीं किए हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास नहीं किए हों, ठीक है, जो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करती हो, तो या तो ऐसी कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर सकती है आरओसी के पास में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। सर एप्लीकेशन एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में बनाई जाती है, वो पहले से प्रेस्क्राइब होता है कि मुझे डोरमेंट कंपनी बनना है, और फॉर ये और नहीं है, ये फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी, की मुझे डोरमेंट कंपनी घोषित करो ताकि मेरे को बहुत सारे कंप्लायंसेस करने से छूट मिल जाए। डोरमेंट कंपनी मतलब सर या तो इनएक्टिव कंपनी या फ्यूचर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनी अभी से बना ली है फ्यूचर के प्रोजेक्ट होल्ड करने को, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने को कंपनी बनाई है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी आरओसी के पास में एप्लीकेशन लगा सकती है कि कृपया हमको डोरमेंट घोषित कर दीजिए। डोरमेंट मतलब जो चलती चलती फिरती नहीं है, जो जो मतलब सोती हुई है एकदम, ठीक है, डोरमेंट है, सोता हुआ शेर, ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी घोषित कर दो तो हम कंप्लायंसेस करने से काफी कुछ हमको छूट मिल जाएगी। आया समझ में डोरमेंट कंपनी क्या होता है? यस सर। आया समझ में इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? आया समझ में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर पूरा लालम लाल हो गया, अब भी नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझ में आएगा? सर आपसे अच्छी घिसपिस तो केजी के बच्चे कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए भाई, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है तो निधि कंपनीज पे आ जाए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जिया वोरा, जिया जैन, जश शाह, कविश। कविश तू ऐसे मतलब है ना, यूं सुनता रहता है जैसे कोई मैं दुख भरी दास्तान या कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, तू बस यूं सुनता रहता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है तेरे को कविश? हाँ तो थोड़ा हंस के बात किया कर यार, क्या एकदम मतलब यूं ही मरी आत्मा की तरह बात करता है तू। हम्म, चलो, अब तेरा नाम पेट नेम रख देंगे सब, मरी आत्मा। ऐसे मत कर, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मीनिंग ऑफ निधि कंपनीज की। सर निधि कंपनीज क्या होती हैं पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, खुशबू जी। Meaning of Nidhi Company is subsection 1 of section 406 of the Companies Act. In this section, Nidhi or Mutual Benefit Society means a company which the central government may by notification in the official gazette declare to be a Nidhi or Mutual Benefit Society as the case may be. Nidhi companies are created mainly for cultivating the habit of thrift and savings amongst its members. ठीक है, देखो लैंग्वेज से डेफिनेशन से पता नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में निधि कंपनीज होती क्या है, बट मैं आपको समझाता हूँ। निधि कंपनीज या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज क्या होती हैं, देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। एक तो वर्ड निधि, निधि का मतलब होता है फंड। फंड, हिंदी वर्ड निधि का अंग्रेजी में मतलब होता है ना कि हमारे पास में इतनी निधि है, हमारे पास में इतना फंड है, ठीक है। दूसरा म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ उससे समझ में आ जाएगा। तुम लोगों ने कभी लिज्जत पापड़ या खाया या उसका ऐड देखा है? लिज्जत पापड़, ठीक है, ये कैसे चालू हुआ था? फॉर एग्जाम्पल सर, बहुत सारी लेडीज गांवों में काम करती थी, उनके पास में खेतों में काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, ठीक है सर। खेतों से इतनी इनकम होती नहीं थी तो बेचारे गरीबी में जी रहे थे। तो सर एक आइडिया आया, क्यों ना एक साथ आया जाए। मान लो 100 लेडीज हैं, ठीक है, सबके सबने मिलके एक निधि कंपनी बनाई, ठीक है सर। इस कंपनी में एंट्री की फीस 500 रुपए थी पर पर्सन, ठीक है। हर लेडी को इसमें मेंबर बनने के समय 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने थे, और 100 लेडीज इसमें घुसी, यानी कि टोटल फंड कितना इकट्ठा हो गया कंपनी के पास में, टोटल निधि कितनी इकट्ठी हो गई?
50,000 रुपए की इकट्ठी हो गई इस कंपनी के पास में धनराशि, यस सर, निधि, फंड। ठीक है सर। अब 50,000, चलो अपन ये मानते हैं 1,000 लेडीज थी, तो ये 5 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया। ओके सर। अब इस कंपनी के पहले मेंबर ने एप्लीकेशन लगाई इस कंपनी में, मेरे को ये उसका अचार बनाने का काम करना है, उसके लिए मुझे 5,000 रुपए की लोन की जरूरत है। और जब मेरे एज अ लोन जरूरत है, कोई डोनेशन जैसे जरूरत नहीं है। और जैसे ही मेरा अचार का धंधा चलने लग जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके 1,000 रुपए में 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपका पैसा इतनी तारीख मतलब इतनी दिन में उतार दूँ। ठीक है सर। हेल्प कर दी। 5 लाख रुपए का फंड था, लो सर 5,000 रुपए की हेल्प कर दी। इसका भी जब काम हो गया, इसने क्या करके पैसे उतार दिए। सेकेंड लेडी आई, मैं पापड़ का काम करूंगी, मेरे को पापड़ बना के बेचने, ऐसे हेल्प कर दी। तीसरी लेडी आई कि मैं झाड़ूस बनाने का मतलब ब्रूम्स बनाने का काम करूंगी, मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, घास इकट्ठी करूंगी, उनको बांध के बेचूंगी। 10,000 रुपए का लोन इसको दे दिया, वापस पैसे इधर लौटा दिए जब भी उसका पूरा हो गया। ठीक है। चौथी लेडी आई कि मेरे को मैं ऑर्गेनिक फूड का काम करना चाहती हूँ, मुझे भी 8,000 रुपए की जरूरत है। तो सर सब जो जो लेडी 1,000 लेडीज में से जिस जिसने एप्लीकेशन लगाई, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल उन सबको इस फंड में से मदद किया गया। ठीक है, म्यूचुअली। अब देखो ये पूरा सिनेरियो समझो, तो क्या ये सेटअप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। तो क्या मैं इसको मतलब म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का एक्चुअल जो मतलब है वो समझ में आया? यस सर। निधि मींस फंड, समझ में आया? यस सर। निधि कंपनीज अपने मेंबर्स की ही इस तरीके से मदद करती हैं जो इस कंपनी में मेंबर है, निधि कंपनी में या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी में मेंबर है, उन्हीं की 5,000, 8,000, 500, 10,000 उससे मदद करेगी। अपने से बाहर वाले लोगों को इस मदद का फायदा नहीं देगी। ठीक है, खुद ही लोग साथ में आ रहे हैं, खुद ही फंड बना रहे हैं, खुद ही उससे एक एक जने का भला करते जा रहे हैं। कितना स्ट्रॉन्ग बात है। तो अब आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निधि कंपनीज? इन दिस सेक्शन, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको में उसकी इच्छा होगी तो निधि कंपनी बताएगी, उसकी इच्छा होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी नहीं बनाएगी उसको। कैसे बनाएगी? सर एक ऑफिशियल गैजेट नाम की चीज होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके किसी कंपनी को निधि कंपनी डिक्लेयर करती है। लेट मी शो यू व्हाट हाउ डज एन ऑफिशियल गैजेट लुक्स लाइक। देखो ये होता है ऑफिशियल गैजेट। ये ऐसा एक मतलब कहते हैं ना, आप लोग जनरल भाषा में समझ लो मैगजीन है। मैगजीन है, भारत का राजपत्र या ऑफिशियल गैजेट। कोई भी नया लॉ आ रहा होता है सबसे पहले यहाँ आता है। एग्जिस्टिंग लॉ में कोई अमेंडमेंट होता है तो भारत के राजपत्र ऑफिशियल, देखो नेशनल एम्बलम है इस पे अपना, मतलब इससे ऑथेंटिक जानकारी और कहीं नहीं होगी। तो अच्छा क्या सर केवल ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ही होता है? नहीं सर, गैजेट ऑफ राजस्थान होता है, गैजेट ऑफ महाराष्ट्र होता है, स्टेट का भी गैजेट्स होता है। ठीक है, बात समझ गए? तो सर कोई लॉ आना होता है, कोई लॉ में अमेंडमेंट आना होता है, कोई नई बात आनी होती है, कोई कंपनी निधि कंपनी है या नहीं छपवाना होता है उसका नाम, तो सर कहाँ छपवाया जाएगा? कि सर भारत के राजपत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट छपवाएगी। कि जरूरी नहीं है आपने एप्लीकेशन लगाई तो आपको निधि कंपनी का स्टेटस छपवा के दे ही दे। उसकी इच्छा होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको स्टेटस देगी, उसकी इच्छा नहीं होगी तो मना कर देगी। ठीक है जी। ठीक है जी। सो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। कौन होती है सर? इट मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ गया? वहां छपवा के देती है, उसको हम निधि कंपनी बोलते हैं। क्या ये एक्सप्लेन कर रही है क्या होती है? नहीं सर, एक्सप्लेन मैंने किया, जो होता है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। निधि केस कंपनीज आर क्रिएटेड मेनली फॉर, क्यों कल्टीवेट की जाती है, क्यों बनाई जाती है? मेनली फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। सर आप सेव कर करके कंपनी में पैसा डालोगे, उससे फंड बनेगा, और थ्रिफ्ट यानी कि उससे एक्शन भी मिलेगा लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल बेनिफिट सबका
देखा जाएगा। दैट इज व्हाट इज अ निधि कंपनी और अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ठीक है, जश शाह बोल भाई क्या हुआ। सर तो इसमें जो मेंबर्स वॉलंटरीली फंड्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उनको हाँ, कोई रिटर्न नहीं मिलता, मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसको मैं ऐसा बोलूं, देख ऐसे मत ले कि मिलता है रिटर्न नहीं मिलता है। तू तो कहेगा मैंने इस कंपनी में शेयर लिया है, मैं इस कंपनी में मेंबर हूं, तो मुझे शेयर पे कोई रिटर्न ही नहीं मिलता है। जरूरी है शेयर पे रिटर्न मिलना? जरूरी है कंपनी शेयर पे डिविडेंड दे? नहीं सर, पर मतलब कोई इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए कि अगर मैं फंड्स दे रही हूँ चल तू तो तू फिर। मुझे एक बात बता। हाँ मिल सकता है, वो कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करेगा। कंपनी टू कंपनी ने अपने एमओए वगैरह में और एओए में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर है, सब उस पर डिपेंड करेगा। देना चाहे तो मेरी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ज्यादा बड़ी बात क्या है कि सर आप किसी निजी कंपनी में मेंबर बनते हो ना, तो आपको अंदर घुसते समय मान लो आप सब ने इतना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। नॉर्मल कंपनी में जस शाह जाके शेयर होल्डर बनता है, बोलता है मैं 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो क्या उस पर तेरे को इंटरेस्ट दिया जाता है? सच बता। नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अच्छा, क्योंकि वो डिबेंचर्स नहीं है, वो शेयर्स हैं, ठीक है। सर तो फिर क्या उस पर तेरे को कंपल्सरीली डिविडेंड दे दिया जाता है? नहीं सर, कंपल्सरीली नहीं, कंपनी की इच्छा होगी तो। इसी तरीके से यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझा? ज्यादा चांसेस नहीं होने के हैं, ज्यादा चांसेस नहीं होने के। ठीक है सर। और सर ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है, दोनों हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है, जब कुछ बोला नहीं गया है तो मैं तो मान के चलूंगा ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कहीं कहाँ दिक्कत है। ठीक है, मेरी नॉलेज में तो नहीं बोला गया है, फिर भी अदरवाइज चेक करना हो तो वो भी करेंगे, बट मेरी नॉलेज में ऐसा जब कुछ बोला नहीं गया है तो अपने को उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है कि प्राइवेट है या पब्लिक है। जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा फंड इकट्ठा होगा या नहीं होगा जश? ठीक है, तो क्या मैं क्यों इसको 200 तक रोकूं? ठीक है, चलिए आइए, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो भाई।